शक्ति के लिए बल्कि शारीरिक वृद्धि। अब संतुलित भोजन के अंदर वो पोषक तत्व भी है जो शारीरिक वृद्धि करते हैं, न कि पेट भरते हैं। पेट भरने वाले सिर्फ कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट भरने वाले भोजन, जैसे आलू, चावल और रोटी। ये तीनों चीज ऐसी होती है जिनमें कोई खनिज, लवण, विटामिन या फिर कोई वसा, प्रोटीन ऐसा नहीं होता। इनके अंदर केवल ऊष्मा होती है जिससे हम कार्य करते हैं। तथा शारीरिक वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त पोषक तत्व होता है जिसकी शारीरिक वृद्धि होती है कैल्शियम और प्रोटीन के कारण। कैल्शियम है, घी है, दूध है, केला है, सेब है, इसके अंदर कैल्शियम होता है। और प्रोटीन जितनी प्रकार की दालें होती है, विशेष रूप से सोयाबीन, कैल्शियम और प्रोटीन के संगम के कारण हड्डियां ग्रोथ करती है। तो शारीरिक वृद्धि और उसकी अक्षतिपूर्ति। अक्षतिपूर्ति क्या है? कोई चीज हमारे चोट लग गई है, अब चोट लग गया, घाव बन गया, तो घाव की पूर्ति कौन करता है? कैल्शियम करता है। जब किसी व्यक्ति को कोई घाव हो जाता है तो डॉक्टर क्या बताते हैं? कोई भी खट्टा पदार्थ लेने की मनाही। नींबू है, लस्सी है या दूध है, दूध को भी ऐसा बोलते हैं पत्ती वाला लेना, क्यों? ये सभी उसको घाव को हरा रखते हैं। लेकिन घाव को भरने के लिए, अक्षतिपूर्ति के लिए क्या चीज चाहिए? कैल्शियम। तो उसमें घी खाने की, सेब खाने की, ऐसी डॉक्टर बताते हैं, इससे अक्षतिपूर्ति होती है। तथा उचित शिक्षा हेतु, उचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अतः उच्च शिक्षा का प्राप्त करेंगे जब अपने पास सभी तरह के पोषक तत्व हो गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी स्मरण शक्ति, हमारी याददाश्त ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए शरीर के अंदर, स्नायु तंत्र के अंदर फाइबर का होना बहुत आवश्यक है, जो हमें सलाद से मिलती है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा से मिलता है। शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को शारीरिक व्यायामों द्वारा लचीला एवं सुदृढ़ बनाता है। शारीरिक व्यायाम की क्रियाएं द्वारा पूरे शरीर को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। कौन कौन से व्यायाम कब करने चाहिए, कब नहीं करने, इसका ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान करिए, जब हम प्रतिदिन व्यायाम करते, शरीर की एक प्राकृतिक संरचना ये है, जब हम किसी भी सजीव चीज से छेड़खानी करते हैं, कोई भी सजीव चीज आ रही, पेड़ पौधे मात्र तक, जब किसी चीज से, सजीव चीज से जिसके अंदर जान है, जो ग्रोथ करती है, उससे जब हम छेड़खानी करते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। उसके अंदर क्या होता है? छेड़खानी करने से परिवर्तन आता है, वो चीज फैलती है। इसी प्रकार हमारा शरीर व्यायाम करने, हमारा शरीर फैलेगा। जब हम लगातार व्यायाम करते रहेंगे फिर शरीर ग्रोथ करेगा, मोटापा नहीं आएगा। लेकिन जब हम शरीर को एक्सरसाइज से छोड़ देंगे फिर वो ग्रोथ कम करेगा, मोटापे की तरफ जाएगा। इस तरह की विशेषता होती है। आदतें, अच्छी आदतें भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित कर, अच्छी आदतें भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव आदतें अलग अलग होती है। बालक की स्वास्थ्य शिक्षा उसके स्वभाव आदत पर निर्भर करती है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाए ताकि वह एक सफल नागरिक बन सके। अच्छी आदतें वाला व्यक्ति उचित मार्ग पर अग्रसर होने लगता है, तरक्की करता है। स्वास्थ्य अच्छी तरह आदतों का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अच्छी आदतें, ध्यान करिए, जो अच्छी आदतें हैं, ये जो महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े या बड़े बड़े जो ये साधु आते हैं या प्रवचन करने वाले आते हैं या कोई बहुत बड़े टीचर आ गए, ये कोई अलग से कोई विशेष बात नहीं बताते हैं। व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है, ये उन्हीं बातों को दोहराते हैं, उन्हीं बातों को आदमी को तरोताजा करते हैं, पुनः स्मरण कराते हैं। जितनी बातें फिजिकल में लिखी होती है वो हम सबको पता होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बताता है पुनः ताजा हो जाती है, फिर हम करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे अपनी आदत, कैसी आदत की मैं बात बताता हूँ। एक होता है जीवन में डाल लेना, जो व्यक्ति जीवन में डाल लेता है उसकी फिर आदत बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब द्रोणाचार्य सभी कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, एक पाठ आया सदा सत्य बोलो, तो सबने वो याद कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। और युधिष्ठिर को 2-3 दिन भी याद नहीं, कहीं नहीं याद हुआ, बाद में उसको जाके याद हुआ। तो युधिष्ठिर का प्रश्न याद करने का अर्थ क्या होता था? युधिष्ठिर का प्रश्न याद करने का उसका उत्तर देना नहीं होता था, उसको जीवन में उतारना होता था। वो जो किताबों में पढ़ रहे हैं महापुरुषों की जीवनी या सिमरन, उनको अपने जीवन में उतारना। अब ये जितनी चीजें बताते हैं ये जीवन अच्छा बनाने के लिए तो बताते हैं, विभिन्न महापुरुषों के बातें बताते हैं, उनके स्मरण बताते हैं, तो जीवन में उतारना चाहिए। आदतें कुछ ऐसी बनानी चाहिए हमारी पहचान हो,
जैसे आपकी पहचान छोटे बिंदुओं से ले लो। जब आप क्या करते हो, मान लो आप चाय पीते हो, आपने चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, धीरे धीरे आपके परिवार को पता चलेगा, आपके रिश्तेदार को वो चाय नहीं पीता है, तो एक आदत बन गई है कि उसकी नेचर में आगे वो आदमी चाय नहीं पीता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं 5:30 बजे सुबह खेत में चला जाता हूँ, मुझे आसपास के मोहल्ले को सबको ये पता है मार्टिन जो सुबह 5:30 बजे खेत में, तो ये एक आदत बन गई है, ये उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास के अंदर ये सारी चीजें जुड़ती है, व्यक्ति की दिनचर्या, उसका स्वभाव, उसका कार्य। तो ऐसी आदतें निर्माण करनी चाहिए जिससे अपनी पहचान बन सके, ये आदमी ये काम करता है, ये आदमी ये चीज नहीं खाता है, ये आदमी उस समय वहां मिलेगा, ये आदमी झूठ नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी आदतों का निर्माण करना चाहिए। बीमारी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसका शरीर या मन कमजोर है वह कभी भी मजबूत काया का मालिक नहीं बन सकता। काया मतलब शरीर। अतः बीमारी भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। एक बीमार बालक कोई भी शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होता। पूर्ण रूप से समर्थ का मतलब कैसे होता है, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है, उसका शरीर बिल्कुल या वो बीमार रहता है, तो उसका क्या होगा, उसकी जो सुनने की शक्ति है, जो पढ़ने की शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी और वो उसकी मांसपेशियां काम करने छोड़ दी, वो कम समय पढ़ पाएगा, कम समय देख पाएगा और कम समय वो समझ पाएगा, इसलिए सामान्य व्यक्ति की उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। जीवन शैली जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक गुणों या मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है, या किसी व्यक्ति विशेष समूह दृष्टिकोणों, व्यवहारों आदि का जीवन मार्ग का प्रतिमान है। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्तिगत रूप से पुष्टि के स्तर को बताती है। पुष्टि का स्तर क्या होता है, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति, उसकी पुष्टि लगातार बढ़ेगा, स्वस्थ है तो हर चीजों में वो आगे बढ़ेगा, या हमें बीमारियों से बचाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि करती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी कोरोना की बीमारी आई, तो जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी किसी चीज को वापस करना, हमारे को बुखार चढ़ा लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस बीमारी से ज्यादा ताकतवर है। हमें कोई भी छोटी मोटी चीज लग जाती है, उसे आसानी से सहन कर लेते हैं। विशेष रूप से शहरी बच्चे जब होते हैं, उनको कोई कांटा लग जाए या थोड़ी सी कोई खरोंच आए तो पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाती है, डॉक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इनको 5-7 का सीख या द्रांति या 5-7 तो वैसे लगी रहती है। इसका अर्थ क्या है, उनकी सहन शक्ति ज्यादा होती है। वातावरण, स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वस्थ वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। दोनों प्रकार के वातावरण बालक को प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्राप्त करते हेतु स्कूली वातावरण विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना वातावरण कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। इस प्रकार स्कूल प्रबंधों में स्कूली वातावरण को विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि विद्यार्थी में किसी प्रकार की बाधा ज्ञान अर्जित कर सके। एक है आंतरिक वातावरण, एक है बाह्य वातावरण। इसमें आप क्या है, जैसे हम विद्यालय के अंदर है, तो विद्यालय अपनी प्रयोगशाला है। हम 6 घंटे का स्कूल होता है, 5 घंटे का स्कूल होता है। उस प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तथा 6 घंटे का स्कूल मान के चलो हम 18 घंटे इसका प्रगटीकरण करते हैं, और रात दिन मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, और इंडोर है स्कूल, इसको आंतरिक वातावरण कहेंगे। 18 घंटे में उसको प्रकट करना, 6 घंटे सीखना, 18 घंटे उसको लागू करना। प्रयोग होता है हमारा, बाहर जाकर रोड पे देखते हैं आदमी स्कूल से निकला विद्यार्थी ये कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उसको बाहर देखते हैं। तो बाह्य वातावरण हम जब बाहर जाते हैं, घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, इसको हम आंतरिक वातावरण कहेंगे। लेकिन जब हम गली में निकल जाते हैं, जब हम रोड पे निकल जाते हैं, समाज में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण से अपने घर की और अपने स्कूल की पहचान होती है। फिर लोग ये कहते हैं इसके पिताजी ऐसे होंगे, इसकी मम्मी ऐसी होगी, इसका दादाजी ऐसे होंगे, इसके टीचर ऐसे होंगे। और कोई शरारत करता हुआ मिलेगा तो दादाजी बेशक भले ही ठीक हो, ये कहने का दादा भी ऐसे नहीं करता, क्यों, उसके गुणों के कारण।
दादा तक को गाड़ी मिल जाती है, लेकिन किसी के दादा पिताजी के लिए कोई बैड हैबिट है, लेकिन हम आते हुए रास्ते में दो बुजुर्गों नमस्ते करते हुए आ रहे हैं, उन पे हम पर्दा डाल सकते हैं, देखो कमाल हो गया भाई, ये तो कीकर के पेड़ पे आम लग गए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो हम अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, हमारा कुछ नहीं गया, अपना व्यवहार बदला है। आपकी जानकारी के लिए महर्षि वाल्मीकि 40 वर्ष की आयु तक डाकू थे। डाकू थे, रास्ते में आते जाते वाले लोगों को लूटते थे। एक बार नारद मुनि उनके रास्ते में आ गए और नारद मुनि को पकड़ लिया उन्होंने। अब नारद मुनि तो बहुत सारे आभूषण पहने होते हैं, आप उनको लूटने लगे, बोले सारा कुछ रख दो यहाँ। तो नारद मुनि ने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई जो हत्या करते हो आप लोग, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो गलत बात है, और आप ये किसके लिए करते हो? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ, अपने बच्चे बीवी माता पिता के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, घर जाके पूछ के आना एक बार, वो तेरे इस काम में भागीदार है भी या नहीं है? तो जब घर गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो धन वगैरह लेके आता हूँ तो मेरे बराबर के भागीदार हो कि नहीं? तो घर वाले ने, मम्मी पापा सबने क्या कहा, आप हमारे परिवार के मुखिया हो, हमारा पालन पोषण करना, हमारे लिए भोज्य सामग्री लेके आना ये तुम्हारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, लेकिन तुम इस रास्ते से लेके आते हो, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। और जाके महर्षि वाल्मीकि ने समाधि ले ली, और समाधि के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और बाद में सब रामायण वगैरह लिखने के बाद, यानी भाव क्या कहने का, व्यक्ति जब जागो तभी सवेरा, अभी से अपनी आत्मा का निर्माण कर सकता है। 40 वर्ष की डाकू होने के बावजूद 40 वर्ष के बाद उनको ज्ञान लगा और अपना जीवन ऐसा उन्होंने बना लिया। ठीक।